वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर नंबर 2 का जो सिलेबस है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हम देख लेते हैं पेपर 2 का नाम क्या है। तो ये है आपके पेपर का नाम, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसका नाम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्यों है? इस सिलेबस में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत है, और मार्केटिंग में या बिजनेस फोरकास्टिंग में इसका यूज़ भी इस समय बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसीलिए इस पेपर का नाम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। तो चूँकि ये पेपर इम्पॉर्टेंट है तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पेपर पूछा जाता है। अब अगर हम बात कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आईएएस की करें तो आईएएस के दो पेपर, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, दोनों में आपके ये पेपर इम्पॉर्टेंट है। कैसे, हम अभी आपको बताते हैं। पेपर नंबर 3 में 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन में एक सेक्शन का नाम ही है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। एक सेक्शन सैम्पलिंग का है, एक सेक्शन है इकोनोमेट्रिक्स का, और जो तीसरा सेक्शन है वो है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का। अब पूरा 200 नंबर का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है और तीनों से क्वेश्चन आपको करने हैं। मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। आपकी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, अगर आपने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इसके 4 या 5 पार्ट होंगे। अब उसमें सैम्पलिंग भी रहेगी, इकोनोमेट्रिक्स भी रहेगी और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी रहेगी। अभी हम आपको पेपर भी दिखाते हैं। तो पहला तो पेपर नंबर 3, दूसरा पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें 7 सेक्शन होते हैं। पेपर इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। इन 7 पार्ट्स में आपको 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे पार्ट 100 नंबर के होते हैं, तो 200 नंबर के लिए आपको कोई 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इसका एक पार्ट वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, इसकी 2 यूनिट आपको इस पेपर में मिलेंगी। यानी आपका जो बेस बिल्डअप होगा वो यहीं से होगा। अगर आप आईएएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बेसिक्स सारे यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। तो चलिए अब हम आपको आईएएस का एक पेपर दिखाएंगे। पेपर नंबर 3 की बात करेंगे पहले। ये 2022 का पेपर है। 2022 के पेपर में पहले हम एक काम करते हैं, अपना सिलेबस देख लेते हैं ताकि सिलेबस से फिर हम मैचिंग कर सकेंगे। तो सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी का हम लोग पेपर नंबर 2 का देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होती हैं? इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, ट्रेंड, ये कंपोनेंट है टाइम सीरीज की, हम इनकी बात करेंगे जब पढ़ेंगे। सीजनल एंड साइक्लिक फ्लैक्चुएशंस, इरेगुलर कंपोनेंट्स, मॉडल्स क्या होते हैं टाइम सीरीज के? एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड मिक्स मॉडल। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड, अगर ट्रेंड है तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि किसी टाइम सीरीज में ट्रेंड है। फ्री हैंड कर फिटिंग मेथड, ये ट्रेंड को निकालने का मेथड है। सेमी एवरेज मेथड पढ़ाएंगे हम आपको। मैथमेटिकल कर फिटिंग मेथड भी, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, एनालिसिस ऑफ सीजनल फ्लैक्चुएशंस, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीजनल इंडिसेस। सीजनल फ्लैक्चुएशंस होते क्या हैं और कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे। रेशियो टू ट्रेंड मेथड देखेंगे, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड एंड मेथड ऑफ लिंक रिलेटिव्स। यूनिट नंबर 2, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को आम भाषा में कहते हैं कि जैसे बैरोमीटर हवा के प्रेशर को नापता है, वैसे ही इंडेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मार्केट के प्रेशर के बारे में हमको बताते हैं। कैसे, ये सब हम जब देखेंगे, इनको पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम इंडेक्स नंबर की कैसी आती हैं, कंप्यूटेशन इंडेक्स नंबर का कैसा होता है, प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी आर, वॉल्यूम रिलेटिव्स, यूज ऑफ एवरेजेस, सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये कुछ इंडेक्स नंबर हैं जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं। लेस्पियर का, फिशर का, मार्शल एडवर्थ का, कुछ और हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। फिर कोई भी इंडेक्स नंबर गुड है, इसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इस तरीके से कुछ टेस्ट। और ये टेस्ट भी आईएएस में खूब पूछे जाते हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी। सर्कुलर टेस्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर
जब हम पढ़ाएंगे आपको तब इसके बारे में बताएंगे। यूनिट 2 हो चुकी हैं, पहले में हमने देखा टाइम सीरीज, दूसरे में इंडेक्स नंबर। अब ये जो तीसरी, तो पहली 2 यूनिट आपके पेपर नंबर 3 से रिलेटेड है, आईएसएस का पेपर नंबर 3। लास्ट की 2 यूनिट रिलेटेड है आईएसएस के पेपर नंबर 4 सेक्शन 3 से। डेमोग्राफिक मेथड्स, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करते हैं लोगों के जन्म का, डेथ का, उनकी शादियों का, तो ऐसे डेटा जो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं को हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं या फिर डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं। तो डेमोग्राफिक मेथड्स क्या क्या होते हैं, सोर्स क्या है डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करने के, जैसे कि सेंसस जनगणना है, रजिस्टर, जब भी हॉस्पिटल में कोई बच्चा होता है तो उसको हम एक रिकॉर्ड में रखते हैं, एडहॉक सर्वे, कभी कभी छोटे छोटे सर्वे कराए जाते हैं इसके लिए कि हम जानें इनके बारे में, हॉस्पिटल्स रिकॉर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, लोगों के जन्म लेने का मेजरमेंट कैसे करेंगे, फर्टिलिटी क्या है, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, इनके बारे में हम आपको डिटेल से दिखाएंगे विद जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होती हैं बुलेटिन, कह लो एसआरएस बुलेटिन होता है, एक सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन। इसके अलावा कुछ और है जो लोग बताते हैं कि इस समय डेथ रेट ये चल रहा है, बर्थ रेट ये चल रहा है, इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रास रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये सब हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के पैरामीटर्स। इनकी मदद से हम पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, जैसे फर्टिलिटी का मेजरमेंट हमने किया ऐसे ही मोर्टेलिटी का भी मेजरमेंट करेंगे। ये मेजरमेंट एक तरीके से रेट को बताता है कि प्रतिवर्ष किसी देश में किसी जगह पर मरने वाले लोगों का रेट क्या है। अब इसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करेंगे, एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बाय कॉज, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ टेबल। लाइफ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आईएसएस में इसका 25 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी और थ्योरी में भी। कंप्लीट लाइफ टेबल, इट्स मेन फीचर एंड कंस्ट्रक्शन, लाइफ टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये भी हम इस यूनिट में देखेंगे। और इस यूनिट से प्रैक्टिकल में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर से कोई क्वेश्चन मिलेंगे, लाइफ टेबल भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितना आपने सिलेबस देखा, अब चलिए हम इसको मैच करते हैं आईएसएस के सिलेबस से, देखते हैं कितना मैच होता है। तो हमने आपको बताया पेपर नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव टाइप है आईएसएस के लिए, इसका पहला सेक्शन सैम्पलिंग, जो आपने बीएससी सेमेस्टर 3 में पढ़ा इन्फ्रेंस के साथ, जितना आपने पढ़ा आप सैम्पलिंग का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो आपके काम का है पूरा का पूरा। सेकंड पार्ट इकोनोमेट्रिक्स, ये आप एमएससी में पढ़ते थे लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद इसको बीएससी में किया गया है, नॉट कंफर्म बट देखना पड़ेगा। अब ये है थर्ड पार्ट जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। देखिए आपके पेपर का नेम और इनका थर्ड सेक्शन का नेम सेम है। इंडेक्स नंबर अभी आपने देखा, प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी और वैल्यूम रिलेटिव्स, लिंक एंड चेन रिलेटिव्स, लेस्पियर, पासेस, अभी अभी आपने सारे नाम देखे, मार्शल एडवर्ड, फिशर्स इंडेक्स नंबर, चैन बेस इंडेक्स नंबर, ये सारा। तो आप इनके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और अपने सेमेस्टर के सिलेबस से मैच करते हुए देखते चलिए कि कितना आप पढ़ पा रहे हैं। फिर आगे टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस भी आपने देखा अभी। इकोनॉमिक्स टाइम सीरीज, डिफरेंट कंपोनेंट इसके, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, फ्लैक्चुएशन, साइक्लिक फ्लैक्चुएशन, टाइम सीरीज अ डिस्क्रीट पैरामीटर, स्टोकास्टिक प्रोसेस, ऑटो कोवेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप स्टैंडर्ड बढ़ने के बाद पढ़ेंगे, मीन्स या तो एमएससी में पढ़ेंगे या फिर आईएसएस की तैयारी करते समय, लेकिन जो बेस है जिस पर ये सारी चीज़ें हैं वो सब आप यहीं पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 के इस पेपर में। चलिए अब हम आते हैं पेपर 4 की तरफ। तो पेपर 4 के 7 सेक्शन होते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और पहला सेक्शन ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी का डिस्कशन हम कर चुके हैं जब हमने ओआर का पेपर स्टार्ट किया था, क्वीन थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब सेकंड सेक्शन इसका है डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो जो बाद की 2 यूनिट हैं आपके सेमेस्टर 6 की वो यहाँ से रिलेट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, सेम यही लाइन आपके सिलेबस में लिखी है, सेंसस, रजिस्ट्रेशन, एडहॉक सर्वे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडियन सेंसस,
फिर लाइफ टेबल, कंप्लीट लाइफ टेबल एंड इट्स मेन फीचर्स, यूज़ क्या है लाइफ टेबल के, ये मैकम एंड गम्बार्ड्स कर्व क्या होते हैं, ये पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को बताते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। आपके सिलेबस में नाम नहीं था बट है। नेशनल लाइफ टेबल क्या है, यूएन मॉडल लाइफ टेबल, ये कुछ चीज़ें ऐसी एडिशनल है जो आपको यहाँ पढ़नी है। जैसे एवरेज लाइफ टेबल, एवरेज क्या होती है इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे सेमेस्टर 6 में, डिटेल में आप पढ़ेंगे जब तैयारी करेंगे आईसीएस की। ओके, मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सारा आपके सिलेबस में है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, फिर मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी में क्रूड डेथ रेट, स्टैंडर्डाइज एज स्पेसिफिक, इन्फेंट मोर्टेलिटी, डेथ रेट बाई कॉज, और आगे का जो हिस्सा है माइग्रेशन से रिलेटेड है वो आपके बीएससी के सिलेबस में नहीं है। तब भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो मैच करता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आईसीएस का बेस बिल्डअप तो आपका हो ही रहा है। चलिए, तो हम अभी एक जल्दी ही एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कनेक्शन दिखाएंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पूरे सिलेबस का बीएससी के सिलेबस से क्या कनेक्शन है। यानी बीएससी को अगर कोई ढंग से अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़े तो उसकी आधी तैयारी तो आईसीएस की यहीं पर हो ही जाती है। बट ध्यान देने की बात है कि कौन इस पर फोकस करता है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल भी आपने देखा, आपको पढ़ाया गया पिछले सेमेस्टर में जो आईसीएस के सिलेबस में है। मल्टीवेरिएट भी आपने पढ़ा, रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामीट्रिक मेथड के नाम से। डिज़ाइन एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स, ये भी आपने पढ़ा सेमेस्टर 4 में, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पेपर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ ऐसा है जो बीएससी का ही है। चलो, तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये तो बात रही सिलेबस का मैचअप आईएसएस और बीएससी का सिलेबस का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 1 टाइम सीरीज़। जानेंगे टाइम सीरीज़ होती क्या है और क्या इसके यूजेस हैं, एडवांटेज क्या हैं टाइम सीरीज़ को करने के, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से टाइम सीरीज़ इफेक्ट होती है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, यू मे आस्क एनीथिंग? नथिंग? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम टाइम सीरीज़। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं, टाइम सीरीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं। आपको एक वर्ड सुनकर क्या आपकी समझ में आ रहा है, टाइम सीरीज़ क्या है? कुछ भी, जो भी आपकी समझ में आया। हाँ, आप में से कोई बोले। नेटवर्क इशू था, अच्छा चलिए अब बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, क्या समझ में आ रहा है आपको? टाइम एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब टाइम किसी के हिसाब से नहीं चलता है, लोगों को टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, हर चीज़ को टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो जब भी हम कोई डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, दैट सीरीज इज नोन एज टाइम सीरीज। ये तो सिंपल लैंग्वेज है, बाकी अभी हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करेंगे, जो डेफिनेशन है उनकी बात करेंगे। तो टाइम सीरीज डेटा जिसमें टाइम को हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलते हैं। जैसे हम किसी देश की जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन टाइम्स। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा जनसंख्या बढ़ेगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है तो जनसंख्या घटती भी है। अभी इधर रसिया और यूक्रेन वार की बात अगर हम कर लें तो यूक्रेन की जनसंख्या युद्ध में मारे गए लोगों के कारण घट रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। ऐसे ही जब कहीं पर कोई आपदा आ जाती है, डिजास्टर्स, फ्लड का आना, भूकंप का आना, इस तरीके से बल्क में लोगों को जब मारा जाना होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट भी होता है। ये तो पॉपुलेशन है, ऐसी और बहुत सारी सीरीज़ हैं जो टाइम पे डिपेंड करती हैं। जैसे आपके हर सेमेस्टर के मार्क्स भी तो टाइम पे डिपेंड करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आपके सेमेस्टर्स बढ़े और आपके मार्क्स। अगर हम किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, कि सेल के बारे में बात करें तो टाइम के हिसाब से हम उसकी सेल का डेटा बना सकते हैं। अगर किसी बैंक में पासबुक पर लिखी हुई एंट्रीज़ को हम देखते हैं तो वे किसके अकॉर्डिंग होती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। तो पासबुक पर लिखी गई एंट्रीज़, कितना बैलेंस बचा, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइम के अकॉर्डिंग।
आपका जब कभी कोई पेमेंट, वो गूगल पे के थ्रू किया गया हो, पेटीएम के थ्रू किया गया हो, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो आप सबसे पहले क्या याद करना है कि वो पेमेंट हमने कब किया था, यानी टाइम याद करते हैं। तो टाइम सीरीज़, हमारे पास जितनी भी सीरीज़ हैं, अगर उनमें टाइम एक फैक्टर है तो वो सारी सीरीज़ हमारे लिए क्या कहलाएंगी, टाइम सीरीज़। अभी आप जब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि टाइम सीरीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। A set of ordered observations of a quantitative variable taken at successive points in time। जब भी हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करें, ऑर्डर मतलब क्रम में लगाकर, अकॉर्डिंग टू सक्सेसिव पॉइंट्स इन टाइम, जो समय के हिसाब से लिए गए हों, समय के आगे बढ़ते हुए पॉइंट्स पर लिए गए हों। डेटा कैसा है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल लिया गया है, इज नोन एज टाइम सीरीज। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको टाइम सीरीज कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जब हम डेटा का अरेंजमेंट करें, स्टैटिस्टिकल डेटा का, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब जो अकॉर्डिंग टू टाइम हो, कालक्रम के अनुसार, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद अकरेंस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम अकर कर रहा उसके अकॉर्डिंग हम डेटा नोट कर रहे हैं, इज नोन एज टाइम सीरीज। क्लियर। तो टाइम सीरीज की डेफिनेशन तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम इन टर्म्स ऑफ ईयर, ये टाइम डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इवेंट, जैसी इवेंट है उसके हिसाब से। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि हर दिन कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका टाइम हम दिन ले सकते हैं, आज का दिन, कल का दिन, फिर तुलना करके बताते हैं कि आज का दिन कल के दिन से ज़्यादा गर्म था, यानी टेम्परेचर आज बढ़ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम हम डेज़ में लेते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स जिसमें हम टाइम मंथ में लेंगे, जैसे किसी एक स्टोर की सेल, मंथली सेल की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइम को क्वार्टर्स में लेते हैं। क्वार्टर्स में कब लेते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम डेटा की बात करें तो पेट्रोलियम डेटा कैसे आता है, फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई, सेकंड क्वार्टर में कितनी हुई, थर्ड में कितनी हुई, इस तरीके से। और ईयरली भी डेटा लिया जाता है, जैसे हम लोग का जीडीपी है, हर साल निकलता है, बजट है, हर साल निकलता है, तो कुछ टाइम सीरीज डेटा है जो ईयरली आते हैं। आवरली भी डेटा होते हैं। आवरली में जैसे एक पेशेंट है, एडमिट है आईसीयू में, तो हम हर घंटे उसका बीपी चेक करते हैं, ये आवरली डेटा हुआ। इज अ सिंपली अ डिवाइस, तो टाइम इन टर्म्स ऑफ ईयर, टाइम ईयर में हो सकता है, मंथ में, डेज में, आवर्स में। इज सिंपली अ डिवाइस दैट इनेबल वन टू रिलेट ऑल फिनोमिना अ सेट ऑफ कॉमन स्टेबल रेफरेंस पॉइंट। टाइम एक ऐसी सिंपल डिवाइस है जिससे हम सारे डेटा को आपस में रिलेट कर सकते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, दैट इज नोन एज टाइम। और टाइम ऐसी चीज़ है जो कभी भी वेरी नहीं करेगी। वेरी इन द सेंस, जैसे हम अगर किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात करें, संडे, तो संडे को जो जो चीज़ें हुई वो उसी दिन रहेंगी, वो दूसरे दिन नहीं शिफ्ट हो सकती। तो एक तरीके से इसको स्टेबल रेफरेंस पॉइंट भी कहा जा रहा है टाइम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच सर्विसेज हैव अ यूनिक इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सच सीरीज, ऐसे सीरीज जो टाइम पे डिपेंड होती हैं, इनका अपना ही महत्व है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, सिंस द डेटा रिलेटिंग टू प्राइसेस, वो डेटा जो रिलेट करता हो प्राइस से, कंजम्पशन पे एंड प्रोडक्शन पे, टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, डेटा प्रोडक्ट कंज्यूम कितना हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ऑफ वेरियस कमोडिटीज़, अलग अलग वस्तुओं का। मनी इन सर्कुलेशन, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करते हैं कि अभी मनी का सर्कुलेशन मार्केट में कितना है। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक का, एंड क्लियरिंग्स, सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी तो देखते हैं कि इस साल गेहूं की पैदावार कितनी हुई, अगले साल कितनी होनी चाहिए, ये टारगेट बनाते हैं। नेशनल इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा जिसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कितना हुआ, रिजर्व, इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब हमारे पास कितना पैसा है विदेश का, जिसके आने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, पर्यटन के थ्रू भी आता है,
और बिजनेस के थ्रू भी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो किसी के पास विदेशी पैसा होता है तो वो एक पावर की तरह से माना जाता है कि हमको किसी देश के साथ डील करनी है तो उसके लिए आसानी होती है। प्राइस एंड डिविडेंड्स ऑफ शेयर्स, प्राइस एंड डिविडेंड्स, शेयर का प्राइस क्या था और अब हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इन अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एसेट्रा, आर ऑल टाइम सीरीज। ये सारी की सारी टाइम सीरीज डेटा हैं स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिनका अलग अलग समय पे डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अ टाइम सीरीज डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टाइम सीरीज क्या प्रदर्शित करती है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, वन ऑफ देम बीइंग टाइम, जिनमें एक वेरिएबल हमेशा क्या रहेगा? टाइम। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन वाई ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट ईयर्स, यानी अलग अलग सालों में किसी देश की जनसंख्या कितनी है, तो एक वेरिएबल हमेशा टाइम रहेगा। इंडिपेंडेंट आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर वाई ऑफ अ प्लेस ऑन डिफरेंट डेज, यानी किसी एक जगह का हम तापमान अलग अलग दिनों में लें। अब आते हैं ऐसी डेफिनेशन पर जो थोड़ा सा टेक्निकल हो और किसी ने इसको दिया है। तो अकॉर्डिंग टू यालिन जाओ, अ टाइम सीरीज में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रीडिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। टाइम सीरीज ऐसी कलेक्शंस हैं रीडिंग्स की जो बिलोंग करती हैं अलग अलग टाइम पीरियड पर ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल, किसी इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल वो होते हैं जिनमें इकोनॉमिक आती है, फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से। और कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स, या ऐसा भी हो सकता है कि हम वेरिएबल के ग्रुप की स्टडी करें, बहुत सारे वेरिएबल को एक साथ लेकर करें। मैथमेटिकली अ टाइम सीरीज इज डिफाइंड बाय द फंक्शनल रिलेशनशिप वाई टी इज इक्वल टू एफ टी। ये क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया वाई टी, मान लो वाई टी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ टाइम टी, तो ये कितनी है, ये किसी एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन की जा सकती है। वेयर वाई टी इज़ द वैल्यू ऑफ फिनोमिना और वेरिएबल अंडर द कंसिडरेशन एट टाइम टी, यानी वाई टी किसी फिनोमिना की वैल्यू है समय टी पर। अब एग्जाम्पल में देखिए, द पॉपुलेशन वाई टी ऑफ अ कंट्री और अ प्लेस इन डिफरेंट ईयर्स टी, तो टी पर पॉपुलेशन वाई टी। द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर, यानी किसी साल के अलग अलग महीनों में कितने बच्चे पैदा हुए और कितनों की उनमें से डेथ हो गई। द सेल ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीनों में डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल कितनी रही। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक एंड सो ऑन। दस इफ द वैल्यूज ऑफ फिनोमिना और वेरिएबल ऑफ टाइम्स, यानी अगर हम फिनोमिना की वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करें, जैसे T1 T2 Tn हमारे टाइम है और Y1 Y2 Yn वैल्यू हैं, तो टाइम ये एक वेरिएबल हो गया और Yt ये फिनोमिना की वैल्यू। कंस्टिट्यूट अ साइन टाइम सीरीज, तो अगर ऐसा डेटा हम कोई लिखते हैं तो ये मिलकर क्या बनेगा? एक टाइम सीरीज। दस अ टाइम सीरीज गिव्स अ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम सीरीज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दे रहा है? क्योंकि दो वेरिएबल हैं, एक टाइम है और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में फिनोमिना की वैल्यू। वन ऑफ द टू वेरिएबल्स बीइंग टाइम, और इन दो में से एक क्या है? टाइम, एंड द अदर बीइंग द वैल्यू ऑफ वाई टी। दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जैसा हम लें। नोट पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ टी में बी गिवन ईयरली मंथली, समय की जो वैल्यू है वो ईयरली मंथली वीकली डेली कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। द वैल्यू ऑफ सीरीज वाई टी एट टाइम टी is regarded as the resultant of the combined impact of above components। ये बात की जा रही है कि जो टाइम सीरीज की वैल्यू है वाई टी किसी समय टी पर, अगर उसके चेंजेस की हम बात करें तो वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर से कौन से कंपोनेंट हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज पर। तो आते हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज पे। द वेरियस फोर्सेज एट वर्क अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ अ फिनोमेना इन टाइम सीरीज। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम सीरीज की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल की बात करें तो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल कैसे इफेक्ट हो सकती है? मान लो इसकी जनवरी महीने की सेल थी 10,000 रुपये की, अब इसकी फरवरी महीने की सेल कैसे इफेक्ट हो सकती है?
हो सकता है फरवरी महीने में शादियाँ बहुत बढ़ रही हूँ और इस वजह से इसकी सेल ज़्यादा हो रही हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। यहाँ पर फैक्टर क्या बना, मैरिज की वजह से इसकी सेल बढ़ गई। किसी एक दुकानदार में अम्ब्रेला की सेल कब बढ़ेगी, जब रेनी सीजन आएगा। रेनी सीजन में इसके पास अम्ब्रेला की सेल बढ़ गई। इस समय आप देखिए किसकी सेल बढ़ी हुई है, एसी की, फ्रिज की, मटके की, इनकी सबकी सेल बढ़ी हुई है। क्यों, गर्मी बहुत है। तो डिपेंड करता है टाइम पे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी टाइम सीरीज पे इफेक्ट डालते हैं। क्या इफेक्ट, या तो उसको इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। इन फैक्टर्स को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टाइम सीरीज को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कॉमनली नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स के नाम से। ऑल ऑफ विच आर प्रेजेंट, जरूरी नहीं है कि टाइम सीरीज में सारे के सारे कंपोनेंट हों। किसी में एक कंपोनेंट होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 हो सकते हैं। सम और ऑल यानी कुछ या सारे, ऑफ विच आर प्रेजेंट इन वेरिंग डिग्रीज, यानी टाइम सीरीज में ये प्रेजेंट होंगे और इनकी अलग अलग डिग्री होगी। यानी कोई एक कंपोनेंट टाइम सीरीज पे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट टाइम सीरीज पे कम इफेक्ट डाल रहा होगा। इन अ गिवन टाइम सीरीज, किसी एक टाइम सीरीज में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पहले तो हम इनके नाम के बारे में जानते हैं। सेक्युलर ट्रेंड, या सिंपली इसको ट्रेंड भी कहते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों, ये जब हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे व्हाई इट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म मूवमेंट। पीरियोडिक चेंजेस के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें पीरियड है। पीरियड मतलब जो एक टाइम के बाद रिपीट करे, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशंस। ट्रेंड को लॉन्ग टर्म कहा, इसको शॉर्ट टर्म कहा। पीरियोडिक के 2 हिस्से हैं, या तो सीजनल वेरिएशन होगा या साइक्लिक वेरिएशन होगा। इन दोनों में क्या अंतर है ये हम आपको कराएंगे जब इन पे डिटेल में जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा कंपोनेंट क्या है टाइम सीरीज का, इसको कहा जा रहा है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब कभी कभी अचानक से हमारी टाइम सीरीज की सेल या टाइम सीरीज की वैल्यू घट गई या बढ़ गई और हम उसके कारण को जान भी नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर मूवमेंट। मान लो किसी एक दिन किसी एक शॉप पे सेल बढ़ जाए और उस दिन क्या था, वहाँ पर बच्चों के पेपर का एक सेंटर चला गया था। सेंटर जाने से बल्क में वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहुँच गए और इसकी वजह से उसकी सेल बढ़ गई। अब उसको ये पहले से नहीं पता था, अचानक से उसकी सेल बढ़ी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम इफेक्ट डालते हैं हमारी सेल पे या टाइम सीरीज की वैल्यू पे, जिनके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता होता है, अचानक से हो जाता है। दैट इज़ नोन एज इर्रेगुलर मूवमेंट। यानी जिस चीज़ को हम जान पाएंगे उनको 3 भागों में रखेंगे, ट्रेंड में, पीरियोडिक में, सीजनल और साइक्लिक में, और जो नहीं पता चलेगा वो सब जाएगा रैंडम में या फिर इर्रेगुलर मूवमेंट में। तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स के बारे में आज हमने जाना, सिलेबस मैच किया, और अब हम आपका पहला कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पर मेरी क्लासेस देखते हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर उन्हें क्लास अच्छी लगी हो तो ही। और ये क्लासेस आपके आईसीएस की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करेंगी। आप इनको वॉच करिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, जय हिंद।